हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बीएड फाइल्स की सीरीज़ शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बीएड फर्स्ट ईयर की फ़ाइल अपलोड करेंगे और बीएड फर्स्ट ईयर की फ़ाइल्स कंप्लीट होने के बाद फिर हम बीएड सेकेंड ईयर की फ़ाइल्स अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में सबसे पहले 4 कंपल्सरी पेपर में से फर्स्ट पेपर E101 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की फ़ाइल अपलोड करेंगे। इस फाइल में वैसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिन पे हम फाइल बना सकते हैं। ये चाहें तो आप उसमें से 1, 2, 3 जितने भी टॉपिक्स में आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो आप बना सकते हैं। मैंने इस फाइल में 2 टॉपिक बनाए हैं और क्योंकि 2 टॉपिक्स में मेरी फ़ाइल कंप्लीट हो गई थी, आप चाहें तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 टॉपिक बनाए हैं। फर्स्ट है मिड डे मील और सेकंड है SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान। तो फ्रेंड्स, हम अपनी फाइल स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इसमें मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील। तो जब आप इस टॉपिक को शुरुआत करेंगे तो आप स्टार्टिंग में सबसे पहले कि मिड डे मील योजना इसका परिचय लिखेंगे कि ये योजना कब शुरू हुई, कहाँ से चली, या फिर इसे स्टार्ट कब किया गया, किसने इसे स्टार्ट किया गया, इसकी साइट क्या थी और किस पर्पज़ से इसे स्टार्ट किया गया, वो सब इसके परिचय में लिख सकते हैं। और उसके बाद मध्य भोजन योजना के उद्देश्य क्या हैं कि किस उद्देश्य से इस योजना को स्टार्ट किया गया। जैसे हम एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं, उसी तरीके से हम इस फाइल को कंप्लीट करेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए भी हमें जैसे बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए होते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके गुण दोष क्या हैं। तो उसी तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे। फिर अगला टॉपिक है हमारा मध्याह्न भोजन योजना की वित्त व्यवस्था। तो इस वित्त व्यवस्था के बारे में लिखेंगे हम कि ये जो स्कीम चलाई गई, इसके लिए पैसा कहाँ से आता है या कहाँ से इसका खर्चा निकाला जाता है। राज्य सरकार इसके लिए पैसे देती है या केंद्र सरकार पैसे देती है, और अगर दोनों सरकार देती हैं तो कितने रेशो में इसका बजट तैयार किया जाता है। तो इसमें हम वो सब लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे मध्याह्न भोजन योजना की गाइडलाइंस, कि इससे जुड़ी हुई गाइडलाइंस कि भाई ये स्कीम शुरू की गई तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से इस स्कीम को हमें सक्सेसफुल बनाना है। तो उसके बारे में हम इसमें लिखेंगे। इसमें आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इस स्कीम को बनाने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि रसोई घर, क्लासरूम अलग होने चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ाई करते समय किसी तरह की परेशानी ना हो। खाना बनाने के लिए एकमात्र गुणवत्ता और ब्रांडेड वस्तुओं का इस्तेमाल किए जाने का इसमें उल्लेख है इस स्कीम में। और समय समय पर बच्चों को दिए जाने वाले खाने के नमूनों का टेस्ट भी स्कूलों को मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में करवाना होगा कि जो बच्चे खाना खा रहे हैं वो उनके लिए सही है या नहीं है। तो ये सब इसकी गाइडलाइंस के अंतर्गत आता है। आप इन सब पॉइंट्स को इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, कि इस योजना में जो ये स्कीम चलाई गई, इसमें भोजन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए, या फिर कितने छात्र हैं तो उन्हें खाना बनाने के लिए कितने रसोइयों की आवश्यकता होगी, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा रसोइये चाहिए होंगे। तो इस व्यवस्था में ये सब ध्यान रखा गया कि कितने रसोइये रखने हैं, कितने सहायक रखने हैं इत्यादि। उसके बाद अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं मध्याह्न भोजन योजना का क्षेत्र, कि क्षेत्र मतलब ये स्कीम कहाँ कहाँ चलाई गई, कहाँ से स्टार्ट करके यहाँ कहाँ कहाँ ये लागू है। जैसे स्टार्टिंग में ये 2408 ब्लॉकों में चलाई गई थी और इसके अंतर्गत केवल सरकारी प्राथमिक स्कूलों को लिया गया था।
और धीरे धीरे सभी ब्लॉक्स में इसे लागू कर दिया गया। और वर्तमान में देखा जाए तो मतलब काफ़ी बड़े लेवल पर इसमें इजाफा हुआ है, और जिससे बच्चों को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा अफोर्ड नहीं करते थे या फिर भोजन की वजह से स्कूल में नहीं जा पाते थे। अब उन्हें क्या है, भोजन भी मिल रहा है और साथ में शिक्षा भी मिल रही है। तो इसके बाद मध्याह्न भोजन योजना के मेन्यू में क्या दिया जाना चाहिए बच्चों को। हम ये नहीं है कि उन्हें कोई भी खाना उठा के ऐसे ही दे दें। जो भोजन बच्चों को दिया जा रहा है वो उनके लिए लाभकारी भी हो। तो उसमें हम इस मेन्यू लिखेंगे कि किस क्लास के बच्चे को कितना प्रोटीन चाहिए होता है, कितनी कैलोरी चाहिए होती हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको वो खाना मिल रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो जैसे ये चार्ट है कि चावल या गेहूँ प्राइमरी कक्षाओं के लिए कितना चाहिए और 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए। इसी तरह से दाल प्राथमिक कक्षाओं के लिए 20 ग्राम चाहिए, तो 6ठी से 8वीं कक्षा का अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए 30 ग्राम। इसी तरह सब्जी, तेल और वसा, मतलब खाना इस तरीके से होना चाहिए ताकि बच्चे में उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस प्रकार से हमें इसकी टेबल बना लेनी है। और इसमें ये भी है कि किस दिन क्या भोजन देना चाहिए। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार कि डेली एक ही भोजन ना देके अलग अलग भोजन दें, ताकि बच्चों में भी एक रुचि भी बनी रहे और उन्हें हर चीज़ प्रोटीन, विटामिन, मतलब पूरी मात्रा में सब कुछ मिलता रहे। इसमें हम ये लिख देंगे कि प्रतिदिन हमें क्या क्या वो देने चाहिए। उसके बाद आया हमारा टॉपिक पॉइंट मूल्यांकन। हम कोई भी टॉपिक लिखते हैं या कोई भी क्वेश्चन भी करते हैं तो हमें एक पॉइंट लिखना ही होता है मूल्यांकन, कि अगर ये स्कीम चलाई गई तो इसके फ़ायदे क्या हैं या फिर इस स्कीम के नुकसान क्या हैं। कि कहीं इस स्कीम से ऐसा तो नहीं कि फ़ायदे तो हो रहे हैं लेकिन फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, तो चलो अच्छी बात है, लेकिन कहीं इसके साथ साथ कुछ नुकसान तो नहीं है। तो हमें उन सबको भी देखना होगा। तो इसमें हम इसके सबसे पहले लिख देंगे मिड डे मील के फ़ायदे। जैसे इस स्कीम के लागू होने से बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पेट भर खाना मिल पाया है और पोषित खाने से इन बच्चों का विकास हुआ है। या फिर इसके कारण परिवारों द्वारा हर रोज़ बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, इससे स्कूल में इनकी उपस्थिति बढ़ी है। नेक्स्ट, इस स्कीम्स में मुफ्त खाना मिलने के कारण लड़कियों को ना पढ़ाने वाले परिवारों ने लड़कियों को भी स्कूल भेजना शुरू कर दिया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और बच्चे ज़्यादा हैं तो फिर ऐसे में सोचा जाता है कि लड़कों को ही शिक्षा दे दी जाए। लेकिन जब ये स्कीम आई कि खाना भी मिल रहा है और साथ में पढ़ाई भी, तो इसमें लड़कियों को भी काफ़ी शिक्षा में फ़ायदा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिड डे मील स्कीम के नुकसान। इसमें भी हम पॉइंट लिख सकते हैं कि कई बार हम देखते हैं बहुत से स्कूलों में खाना बच्चों को उस अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाता है या उस गुणवत्ता में नहीं मिल पाता है, बल्कि उन्हें बच्चों को देने के बजाय बेच दिया जाता है या फिर उन पे अच्छी तरह से निगरानी में नहीं बनाया जाता है, लापरवाही कर दी जाती है, जिससे कभी कभी बच्चों के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो इसमें हम वो सब पॉइंट लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा एक टॉपिक मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना स्कीम, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आप ये सब पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान SSA। तो हम शुरू करेंगे अपना सेकंड टॉपिक। तो फ्रेंड्स, वैसे ही सबसे पहले हमें इसमें भी इसका परिचय लिखना होगा सर्व शिक्षा अभियान का, कि मतलब ये स्कीम शुरू हुई
तो किस बेस पे हुई, कहाँ से हुई, क्यों हुई, इसके बारे में हम लिखेंगे। जैसे भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हो। ये इस स्कीम का एक आधार था, जिसके बेस पे ये इस अभियान को शुरू किया गया। और इसकी टैगलाइन है सब पढ़ें सब बढ़ें। नेक्स्ट, इसमें फिर हम लिख सकते हैं अगला पॉइंट, केंद्र व राज्य की वित्तीय भागीदारी, कि अगर ये अभियान शुरू करा गया तो इसमें इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं, वित्त व्यवस्था कैसे की जाती है, कि क्या केंद्र सरकार पूरा बजट उठाती है या राज्य सरकार, और अगर दोनों सरकार उठाती हैं तो उनका अनुपात कितना था, तो वो सब हम इसे लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं हम अभियान का संचालन, यानी सर्व शिक्षा अभियान जो ये चलाया गया, इसका संचालन कौन करता है। क्या इस योजना का, इस अभियान का संचालन केंद्र स्तर पर ही होता है, क्या सिर्फ प्रधानमंत्री करते हैं, तो इसमें हम लिख देंगे कि इस अभियान का संचालन राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर दोनों स्तर पर होता है। राष्ट्रीय स्तर पर इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री और राज्य स्तर पर इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य, कि इस अभियान को शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य थे, किस उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं कुछ पॉइंट, जैसे सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। स्टार्टिंग में यह स्कीम योजना अभियान मतलब कुछ ही वर्ष के लिए लागू करा था, लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी सफलता बढ़ती रही। जैसे फिर संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें जीवन उपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया हो, उस पर बल देना, ये इसके उद्देश्य थे कि प्रारंभिक शिक्षा दी जाए बच्चों को और ऐसी शिक्षा दी जाए जो उनके जीवन में उपयोगी हो, जो आगे चल के उनको जीवन जीने में मददगार साबित हो। स्त्री पुरुष असमानता तथा सामाजिक वर्ग भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा 2010 तक सभी स्तर पर समाप्त करना, ये भी इसका एक उद्देश्य था। नेक्स्ट, बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता, कि भाई सभी स्कूल में वापस चलें। उसके बाद सरकारी व निजी क्षेत्रों की भागीदारी का पता लगाना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का नामांकन व ठहराव करना तथा प्रत्येक बस्ती व ग्राम में उनके लिए विद्यालय की व्यवस्था करना। आप इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, आपको जितने लिखने हों। इसमें 21 पॉइंट मैंने लिखे हैं, आपको जितना लिखना है आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉप पॉइंट है हमारा सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं, कि ये जो अभियान चलाया गया इसकी विशेषता क्या थी, क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ थी। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं, जितने पॉइंट आप चाहें लिख सकते हैं। जैसे आधारभूत शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का अवसर मिलेगा, पूरे देश में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा हेतु एक स्पष्ट समय सीमा के साथ निर्धारित कार्यक्रम होगा। इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण को प्राथमिक शिक्षकों के शिक्षक समूह को दिया जाता है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी आके इसमें पढ़ा लेगा, मतलब टीचर्स भी अच्छे होते हैं, उन्हें ट्रेन किया जाता है ताकि अच्छे शिक्षा बच्चों को प्राप्त हो। और विद्यालय की सुविधा सुधार के अलावा मौजूदा स्कूल सुविधाओं के नज़दीक ही CRC और BRC का निर्माण किया जाता है।
आप ये सब पॉइंट इसमें विशेषताएं लिख सकते हैं कि इस अभियान की क्या विशेषताएं थी, क्या क्या इसमें रहा है, क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान दी गई ताकि इस अभियान को सफल बनाया जा सके। तो वो सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सर्व शिक्षा अभियान के साथ अन्य कार्यक्रम, कि ये जो अभियान जुड़ा था इसके साथ साथ और क्या कार्यक्रम जुड़े थे, क्योंकि ये जब अभियान स्टार्ट हुआ था इसके साथ 8 मुख्य कार्यक्रम भी थे, जैसे ICDS, KGBY, आंगनवाड़ी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, लोक जुम्बिश कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना आदि कार्यक्रम इसमें जुड़े थे ताकि इस अभियान को हम सफल बना सकें। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान की व्यवस्था, इसमें लिख सकते हैं हम कि इसमें किस प्रकार इसके अभियान के लिए व्यवस्था की गई। जैसे एक प्राथमिक स्कूल में कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति सुझाई गई, और अगर उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा के लिए 1 अध्यापक का प्रावधान है कि हर कक्षा में 1 अध्यापक होगा। इस अभियान में प्रत्येक बस्ती के 1 किलोमीटर की परिधि में स्कूल या वैकल्पिक शिक्षा सुविधा प्रदान करने की बात कही गई। 2 प्राथमिक विद्यालयों के लिए 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। तो ये सारी बातों का इसमें ध्यान रखा गया है, इनकी व्यवस्था करते हुए कि किस प्रकार विद्यालय चलाना है, किस प्रकार टीचर्स रखने हैं, कितनी क्लासेज होनी चाहिए, कितने बच्चों पर कितने टीचर्स होने चाहिए ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। तो ये हम लिख सकते हैं कि इसकी व्यवस्था किस प्रकार की गई। ये सब आप पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान यह भी सुनिश्चित करेगा कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को उपयुक्त वातावरण व शिक्षा प्राप्त हो, चाहे उसकी विकलांगता की श्रेणी में मात्रा कुछ भी हो। ऐसा नहीं है कि एक सामान्य बच्चा इसमें पढ़ाई प्राप्त करेगा, बल्कि जो बालक दिव्यांग हैं या उन्हें किसी प्रकार की समस्या है तो उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिले, उनके लिए उस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की हीन भावना महसूस ना हो। 3 से 6 वर्ष की शैशवकालीन शिक्षा हेतु हर जिले में 50 लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित किए गए, और इस अभियान में योजना प्रक्रिया के प्रारंभिक बिंदु के रूप में एक ऐसे कोर दल का संगठन किया जाएगा जिसे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य सौंपा जाएगा। तो इसकी व्यवस्था के लिए सारे पॉइंट्स तैयार किए गए कि विद्यालय कैसा हो, टीचर्स कैसे हों, बजट कैसा हो, या फिर इस योजना में इस अभियान को अगर सफल बनाना है तो कार्यभार किस पे सौंपा जाएगा, किस तरह से इसका संचालन होगा। तो ये सब पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं कि इन्हें संचालन के लिए दल बनाए गए या फिर जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई इस अभियान को सफल बनाने की, उन दलों में शिक्षा विभाग के कर्मचारी, उसके अलावा स्वयंसेवी समूह के प्रतिनिधि, स्वायत्त परिषद के प्रतिनिधि, स्थानीय साहित्यकार, पंचायती राज, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत एवं सेवानिवृत्त और सेवारत अध्यापक संघों, महिला समूह, डाइट, BRC, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, CRC, इन सब के भी सदस्य शामिल होंगे। इस प्रकार इस अभियान के लिए सदस्यों की भी व्यवस्था की गई।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपलब्धि, कि ये जो अभियान चलाया गया इसने आखिर क्या उपलब्धि हासिल की। तो इस कार्यक्रम ने गांव स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। 2004 में भारत के कई गांवों को इसमें शामिल किया गया और प्रारंभिक शिक्षा केंद्र खोले गए। इसमें इसके घटक लिख देने हैं, जैसे BRC, CRC, MGLC, AIE। इनके साथ ही इसमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मिलती थी, क्योंकि अगर कोई निर्धन परिवार से का बच्चा है और उसके पास पुस्तक लेने का बजट भी नहीं है तो उन्हें निःशुल्क पुस्तक दी जाती थी। और मध्याह्न भोजन योजना के तहत भोजन दिया जाता था। तो इस तरह से हर योजना के तहत मिलकर इसे सफल बनाने का कार्य किया गया। और इन सब के कारण ही गरीब बच्चों के लिए दोपहर भोजन योजनाओं के चलते साक्षरता दर में उल्लेखनीय प्रगति को देखा गया। तो इस प्रकार आप ये फाइल बना सकते हैं। और अगर आपको फाइल इतने में फिल नहीं होती है, कंप्लीट नहीं हो पा रही है 2 टॉपिक्स में, तो आप इसमें और भी टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।